लेखक परिचय। हिंदी साहित्याकाश में भीष्म साहनी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। आपका जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में हुआ। आपके पिता का नाम हरवंशलाल था। आपने मास्को के विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में सन 1957 से 1963 तक अनुवादक के रूप में काम किया। आप दिल्ली कॉलेज में अंग्रेजी के वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर कार्यरत रहे। आपकी विचारदृष्टि राष्ट्रीय और समाजपरक थी। आपने अपनी कहानियों में निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की कुंठाओं, निराशा, घुटन, असंगतियों का स्वाभाविक तथा प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत किया है। आपकी सामाजिक दृष्टि स्वस्थ तथा स्पष्ट है। आपकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 को हुई। आपकी प्रसिद्ध कहानियों में माता विमाता, बीव, सिर का सदका, प्रोफेसर, अपने अपने बच्चे, खून का रिश्ता, चीफ की दावत आदि शामिल हैं। तमस आपका बहुचर्चित उपन्यास है। कहानी का परिचय। प्रस्तुत कहानी में भीष्म साहनी ने सगाई की रस्म, रिश्तेदारों की अहमियत, वीरजी का ₹1 में ही सगाई पर बल देना, मंगलसेन को अपनी हैसियत पर नाज होना, मंगलसेन को अंततः सगाई में ले जाना, उनका आतिथ्य सत्कार, एक चम्मच का खो जाना, वीरजी का क्रोध प्रकट करना, मंगलसेन के साथ दुर्व्यवहार, प्रभा के भाई द्वारा चम्मच का वापस ला कर देना आदि घटनाओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। वर्तमान परिवेश में ये कहानी अत्यंत प्रासंगिक है और कहानी तत्वों पर भी यह खरी उतरती है। आज के चकाचौंध भरे माहौल में सरल विवाह की महत्ता तथा खून के रिश्तों एवं पारिवारिक रिश्तों को निभाने पर बल देने के उद्देश्य से इस कहानी का चयन किया गया है। खाट की पार्टी पर बैठा चाचा मंगलसेन हाथ में चिलम थामे सपने देख रहा था। उसने देखा कि वह समधियों के घर बैठा है और वीरजी की सगाई हो रही है। उसकी पगड़ी पर केसर के छींट हैं और हाथ में दूध का गिलास है जिसे वह घूंट घूंट करके पी रहा है। दूध पीते हुए कभी बादाम की गिरी मुंह में जाती है, कभी पिस्ते की। बाबूजी पास खड़े समधियों से उसका परिचय करा रहे हैं। यह मेरा चचाजाद छोटा भाई है, मंगलसेन। समधी मंगलसेन के चारों ओर घूम रहे हैं। उनमें से एक झुककर बड़े आग्रह से पूछता है, और दूध लाऊं, चाचा जी? थोड़ा सा और। अच्छा, ले आओ, आधा गिलास, मंगलसेन कहता है और तर्जनी से गिलास के तल में से शक्कर निकाल निकाल कर चाटने लगता है। मंगलसेन ने जीभ का चटखारा लिया और सिर हिलाया। तंबाकू की कड़वाहट से भरे मुंह में भी मिठास आ गई, मगर स्वप्न भंग हो गया। हल्की सी झुरझुरी मंगलसेन के सारे बदन में दौड़ गई और मन सगाई पर जाने के लिए ललक उठा। ये स्वप्नों की बात नहीं थी, आज सचमुच भतीजे की सगाई का दिन था। बस थोड़ी देर बाद ही सगे संबंधी घर आने लगेंगे, बाजा बजेगा। फिर आगे आगे बाबूजी, पीछे पीछे मंगलसेन और घर के अन्य संबंधी, सभी सड़क पर चलते हुए समधियों के घर जाएंगे। मंगलसेन के लिए खाट पर बैठना असंभव हो गया। बदन में खून तो छटाक भर था, मगर ऐसा उछलने लगा था कि बैठने नहीं देता था। उसी वक्त कोठरी में संतू आ पहुंचा और खाट पर बैठकर मंगलसेन के हाथ में से चिलम लेते हुए बोला, तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे, चाचा। चाचा मंगलसेन के बदन में सिर से पांव तक लर्जिश हुई। पर यह सोचकर कि संतू खिलवाड़ कर रहा है, बोला, बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते, कई बार कहा। मुझे नहीं ले जाएंगे, तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? किसी को भी नहीं ले जाएंगे। वीरजी कहते हैं, सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। वीरजी आए हैं। चाचा मंगलसेन के बदन में फिर लर्जिश हुई और दिल धक धक करने लगा। संतू घर का पुराना नौकर था, क्या मालूम ठीक ही कहता हो। ऊपर चलो, सब लोग खाना खा रहे हैं। संतू ने चिलम के 2 कश लगाए, फिर चिलम को ताक पर रखा और बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर एक बार घूमकर हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे, चाचा, लगा लो शर्त, 2 रुपये की शर्त लगती है। बस बक बक नहीं कर, जा अपना काम देख। ऊपर रसोईघर में सचमुच बहस चल रही थी। संतू ने गलत नहीं कहा था। रसोईघर में एक तरफ दीवार के साथ पीठ लगाए बाबूजी बैठे खाना खा रहे थे। चौके के एन बीच में वीरजी और मनोरमा, भाई बहन, एक साथ एक ही थाली में खाना खा रहे थे। माँ जी चूल्हे के सामने बैठी पराठे सेंक रही थी। माँ बेटे को समझा रही थी, यही मौके खुशी के होते हैं, बेटा। कोई पैसे का भूखा नहीं होता। अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो समधी भी इसे अपना अपमान समझेंगे। मैंने कह दिया, माँ मेरी सगाई ₹1.25 में होगी और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे। जो मंजूर नहीं हो तो अभी से। बस बस, आगे कुछ मत कहना, माँ ने झट से टोकते हुए कहा। फिर क्षुब्ध होकर बोली, जो तुम्हारे मन में आए करो। आजकल कौन किसकी सुनता है। छोटा सा परिवार और इसमें भी कभी कोई काम ढंग से नहीं हुआ। मुझे तो पहले ही मालूम था तुम अपनी करोगे। अपनी क्यों करेगा, मैं कान खींचकर इसे मनवा लूंगा। बाबूजी ने बेटे की ओर देखते हुए बड़े दुलार से कहा। पर वीरजी खींच उठे, क्या आप खुद नहीं कहा करते थे कि ब्याह शादियों पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए?
अब अपने बेटे की सगाई का वक्त आया तो सिद्धांत ताक पर रख दिए। बस आप अकेले जाइए और ₹1.25 लेकर सगाई डलवा लाइए। वाह जी, मैं क्यों न जाऊं? आजकल बहनें भी जाती हैं। मनोरमा सिर झटक कर बोली, वीर जी, तुम इस मामले में चुप रहो। सुनो, बेटा, न तुम्हारी बात, न मेरी। बाबूजी बोले, केवल 5 या 7 संबंधी लेकर जाएंगे। कहोगे तो बाजा भी नहीं होगा। वहां उनसे कुछ मांगेंगे भी नहीं। जो समधी ठीक समझे दे दें, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर वीरजी तुनक कर कुछ कहने जा ही रहे थे, जब सीढ़ियों पर मंगलसेन के कदमों की आवाज आई। अच्छा, अभी मंगलसेन से कोई बात नहीं करना। खाना खा लो, फिर बातें होती रहेंगी। मांझी ने कहा। 50 बरस की उम्र के मंगलसेन के बदन के सभी चूल ढीले पड़ गए थे। जब चलता तो उचक उचक कर हिचकोले खाता हुआ और जब सीढ़ियां चढ़ता तो पांव घसीटकर बार बार छड़ी ठकोरता हुआ। जब भी वह सड़क पर जा रहा होता, मोड़ पर का साइकिल वाला दुकानदार हमेशा मंगलसेन से मजाक करके कहता, आओ मंगलसेन जी, पेच कस दें, और जवाब में मंगलसेन हमेशा उसे छड़ी दिखाकर कहता, अपने से बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते। तू अपनी हैसियत तो देख। मंगलसेन को अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था। किसी जमाने में फौज में रह चुका था, इस कारण अब भी सिर पर खाकी पगड़ी पहनता था। खाकी रंग सरकारी रंग है, पटवारी से लेकर बड़े बड़े इंस्पेक्टर तक सभी खाकी पगड़ी पहनते हैं। इस पर ऊंचा खानदान और शहर के धनी मानी भाई के घर में रहना, ऐंठता नहीं तो क्या करता। दहलीज पर पहुंचकर मंगलसेन ने अंदर झांका। खिचड़ी मूंछें सस्ता तंबाकू पीते रहने के कारण पीली हो रही थी। घनी भौहों के नीचे दाईं आंख कुछ ज्यादा खुली हुई और बाईं आंख कुछ ज्यादा सिकुड़ी हुई थी। सामने के 3 दांत गायब थे। भौजाई जी, आप रोटियां सेक रही हैं। नौकरों के होते हुए, आओ मंगलसेन जी, आओ, जरा देखो तो यहाँ कौन बैठा है। नमस्ते, चाचा जी, वीरजी ने बैठे बैठे कहा। उठकर चाचा जी को पालागन करो, बेटा, तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है। बाबूजी ने बेटे को झिड़क कर कहा। वीरजी उठ खड़े हुए और झुककर चाचा जी को पालागन किया। चाचा जी झेप गए। कोने में बैठा संतू, जो नल के पास बर्तन मलने लगा था, कंधे के पीछे मुंह छिपाए हंसने लगा। जीते रहो, बड़ी उम्र हो, मंगलसेन ने कहा और वीरजी के सिर पर इस गंभीरता से हाथ फेरा कि वीरजी के बाल बिखर गए। मनोरमा खिलखिलाकर हंसने लगी। सगाई वाले दिन वीरजी खुद आ गए हैं। वाह वाह, बैठ जा, मंगलसेन, बहुत बातें नहीं करते, बाबूजी बोले। आप मेरी जगह पर बैठ जाए, चाचा जी, मैं दूसरी चटाई ले लूंगा। वीरजी ने कहा। 2 मिनट खड़ा रहेगा तो मंगलसेन की टांगें नहीं टूट जाएंगी। बाबूजी बोले, ये खुद भी चटाई पकड़ सकता है। जाओ मंगलसेन, जरा टांगें हिलाओ और अपने लिए चटाई उठा लाओ। मांझी ने दांत तले होंठ दबाया और घूर घूर कर बाबूजी की ओर देखने लगी। नौकरों के सामने तो मंगलसेन के साथ इस तरह रूखाई से नहीं बोलना चाहिए। आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ लिहाज करना चाहिए। मंगलसेन छज्जे पर से चटाई उठाने गया। दरवाजे के पास पहुंचकर नौकर की पीठ के पीछे से गुजरने लगा तो संतू ने हंसकर कहा, वहां नहीं है, चाचा जी, मैं देता हूं, ठहरो। एक ही बर्तन रह गया है, मलकर उठता हूं। रहा। संतू निश्चिंत बैठा, कंधों के बीच सिर झुकाए बर्तन मलता। मनोरमा घुटनों के ऊपर अपनी ठुड्डी रखे, दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियां मलती हुई कोई वार्ता सुनाने लगी। दुकानदारों की टांगें कितनी छोटी होती हैं, भैया, क्या तुमने कभी देखा है? अपने भाई की ओर कनखियों से देखकर हंसती हुई बोली, जितनी देर वे गद्दी पर बैठे रहे, ठीक लगते हैं, पर जब उठें तो सहसा छोटे हो जाते हैं, इतनी छोटी छोटी टांगें। आज मैं एक दुकान पर सूटकेस लेने गई। उठो, संतू, चटाई ला दो। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। चाचा मंगलसेन संतू से आग्रह करने लगा। वहां खड़े क्या कर रहे हो, मंगलसेन? चलो, इधर आओ। उठ संतू, चटाई ले आ, सुनता नहीं तू? इसे कोई बात कहो तो कान में दबा जाता है। माँ बोली। संतू की पीठ पर चाबुक पड़ी। उसी वक्त उठा और जाकर चटाई ले आया। मांझी ने चूल्हे के पास दीवार के साथ रखी 2 थालियों में से एक थाली उठाकर मंगलसेन के सामने रख दी। मैले रुमाल से हाथ पोंछते हुए मंगलसेन चटाई पर बैठ गया। थाली में आज 3 भाजियां रखी थीं, चपातियां खूब गरम गरम थीं। सहसा बाबूजी ने मंगलसेन से पूछा, आज रामदास के पास गए थे? किराया दिया उसने या नहीं? मंगलसेन खुशी में था। उसी तरह चहक कर बोला, बाबूजी, वह अफीमची कभी घर पर मिलता है, कभी नहीं। आज घर पर था ही नहीं। एक थप्पड़ मैं तेरे मुंह पर लगाऊंगा, तुमने क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? रसोई घर में सहसा सन्नाटा छा गया। माँ ने होंठ भींच लिए। मंगलसेन की पुलकन सिहरन में बदल गई। उसका दायां गाल हिलने सा लगा, जैसे चपट पड़ने पर सचमुच हिलने लगता है। 6 महीने का किराया उस पर चढ़ गया है, तू करता क्या रहता? नुक्कड़ में बैठे संतू के भी हाथ बर्तनों को मलते मलते रुक गए।
भाई बहन फर्श की ओर देखने लगे। हाय बेचारा, मनोरमा ने मन ही मन कहा और अपने पैरों की उंगलियों की ओर देखने लगी। वीर जी का खून खौल उठा। चाचा जी गरीब हैं, इसीलिए इन्हें इतना दुत्कारा जाता है। और पराठा डालूं, मंगल सेन जी? माँ ने पूछा। मंगल सेन का कौर अभी गले में ही अटका हुआ था। दोनों हाथों से थाली को ढांकते हुए हड़बड़ा कर बोला, नहीं भौजाई जी, बस जी। जब मेरे यहाँ रहते ये हाल है तो जब मैं कभी बाहर जाऊंगा तो क्या हाल होगा। मैं चाहता हूँ तू कुछ सीख जाए और किराए का सारा काम संभाल ले। मगर 6 महीने तुझे यहाँ आए हो गए, तूने कुछ नहीं सीखा। आई। इस वाक्य को सुनकर मंगलसेन के सर्व लहू में थोड़ी सी हरारत। मैं आज ही किराया ले आऊंगा बाबूजी। न देगा तो जाएगा कहाँ। मेरा भी नाम मंगलसेन है। मुझे कभी बाहर जाना पड़ा तो तुम ही को काम संभालना है। नौकर कभी किसी को कमाकर नहीं खिलाते। जमीन जायदाद का काम करना हो तो सुस्ती से काम नहीं चलता। कुछ हिम्मत से काम लिया करो। मंगलसेन के बदन में झुरझुरी हुई। दिल में ऐसा हुलास उठा कि जी चाहा पगड़ी उतारकर बाबूजी के कदमों पर रख दे। हुमक कर बोला, चिंता ना करो जी, मेरे होते यहाँ चिड़ी फड़क जाए तो कहना। डर किस बात का, मैंने लाम देखी है बाबूजी। बसरे की लड़ाई में कप्तान रस्किन था हमारा। कहने लगा, देखो मंगलसेन, हमारी शराब की बोतल लारी में रह गई है, वह हमें चाहिए। उधर मशीन गन चल रही थी। मैंने कहा, अभी लो साहब। और अकेले मैं वहां से बोतल निकाल लाया। ऐसी क्या बात है। मंगलसेन फिर चहकने लगा। मनोरमा मुस्कुराए और कनखियों से अपने भाई की ओर देखकर धीमे से बोली, चाचा जी की दुम फिर हिलने लगी। मंगलसेन खाना खा चुका था। उठते हुए हंसकर बोला, तो 4 बजे चलेंगे न सगाई डलवाने। तू जा, अपना काम देख, जो जरूरत हुई तो तुम्हें बुला लेंगे। बाबूजी बोले। चाचा मंगलसेन का दिल धक से रह गया। संतू शायद ठीक ही कहता था, मुझे नहीं ले चलेंगे। उसे रुलाई सी आ गई, मगर फिर चुपचाप उठ खड़ा हुआ, बाहर जाकर जूते पहने, छड़ी उठाई और झूलता हुआ सीढ़ियों की ओर जाने लगा। वीरजी का चेहरा क्रोध और लज्जा से तमतमा उठा। मनोरमा को डर लगा कि बात और बिगड़ेगी, वीरजी कहीं बाबूजी से न उलझ बैठें। मान जी को भी बुरा लगा। धीमे से कहने लगी, देखो जी, नौकरों के सामने मंगलसेन की इज्जत आबरू का कुछ तो ख्याल रखा करो। आखिर तो खून का रिश्ता है। कुछ तो मुंह मुलाहिजा रखना चाहिए। दिन भर आपका काम करता है। मैंने उसे क्या कहा है? बाबूजी ने हैरान होकर पूछा। यूं रुखाई के साथ नहीं बोलते। वह क्या सोचता होगा? इस तरह बेअबरुई किसी की नहीं करनी चाहिए। क्या बक रही हो? मैंने उसे क्या कहा है? बाबूजी बोले, फिर सहसा वीरजी की ओर घूरकर कहने लगे, अब तू बोल भाई, क्या कहता है? कोई भी काम ढंग से करने देगा या नहीं? मैंने कह दिया, पिताजी आप अकेले जाए और ₹1.25 लेकर सगाई डलवा लाइए। रसोई घर में चुप्पी छा गई। इस समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। वीरजी टस से मज नहीं हो रहे थे। सहसा बाबूजी ने सिर पर की पगड़ी उतारी और सिर आगे को झुकाकर बोले, कुछ तो इन सफेद बालों का ख्याल कर। क्यों हमें रुसवा करता है? वीरजी गुस्से में थे। चाचा मंगलसेन गरीब है, इसीलिए उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है। ये बात उसे खल रही थी। मगर जब बाबूजी ने पगड़ी उतारकर अपने सफेद बालों की दुहाई दी तो सहम गया। फिर भी साहस करके बोला, यदि आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा जी को साथ ले जाए। बस 2 जने चले जाएं। कौन से चाचा को? मांझी ने पूछा। चाचा मंगलसेन को। कोने में बैठे संतू ने भी हैरान होकर सिर उठाया। माँ झट से बोली, हाय हाय बेटा, शुभ शुभ बोलो। अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मरदूत को साथ ले जाएं। सारा शहर थू थू करेगा। मांझी, अभी तो आप कह रही थी, खून का रिश्ता है। किधर गया खून का रिश्ता? चाचा जी गरीब हैं इसीलिए। मैं कब कहती हूँ यह न जाए। ये भी जाए, लेकिन और संबंधी भी तो जाएं। अपने धनी मानी संबंधियों को छोड़ दें और इस बहुरूपिये को साथ ले जाएं, क्या यह अच्छा लगेगा? तो फिर बाबूजी अकेले जाएं। वीरजी परेशान हो उठे। मैंने जो कहना था कह दिया। अब जो तुम्हारे मन में आए करो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। और उठकर रसोई घर से बाहर चले गए। बेटे के यूं उठ जाने से रसोई घर में चुप्पी छा गई। माँ और बाप दोनों का मन खिन्न हो उठा। ऐसा शुभ दिन हो, बेटा घर पर आए और यूं तकरार होने लगे। माँ का दिल टूक टूक होने लगा। उधर बाबूजी का क्रोध बढ़ रहा था। उनका जी चाहता था कह दें, या फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। भेज दे जिसको भेजना चाहता है। मगर यह वक्त झगड़े को लंबा करने का न था। सबसे पहले माँ ने हार मानी, क्या बुरा कहता है। आजकल के लड़के माँ बाप के हजारों रुपए लुटा देते हैं। इसके विचार तो कितने ऊंचे हैं। ये तो ₹1.25 में सगाई करना चाहता है। तुम मंगलसेन को ही अपने साथ ले जाओ। अकेले जाने से तो अच्छा है। बाबूजी बड़बड़ाए, बहुत बोले, मगर आखिर चुप हो गए।
बच्चों के आगे किस माँ बाप की चलती है। और चुपचाप उठकर अपने कमरे में जाने लगे। जा संतू, मंगलसेन को कह तैयार हो जाए, मांझी ने कहा। मनोरमा चहकक्या और भागी हुई वीरजी को बताने चली गई कि बाबूजी मान गए हैं। मंगलसेन को जब मालूम हुआ कि अकेला वही बाबूजी के साथ जाएगा, तो कितनी ही देर तक वह कोठरी में उचकता और चक्कर लगाता रहा। बदन का छटाक भर खून फिर उछलने लगा। जी चाहा कि संतू से उसी वक्त शर्त के 2 रुपये रखवा ले। क्यों न हो, आखिर मुझसे बड़ा संबंधी है भी कौन, मुझे नहीं ले जाएंगे तो किसे ले जाएंगे। मैं और बाबूजी ही इस घर के कर्ता धर्ता हैं और कौन है। जितना ही अधिक वह इस बात पर सोचता, उतना ही अधिक उसे अपने बड़प्पन पर विश्वास होने लगता। आखिर उसने कोने में रखी टंकी को खोला और कपड़े बदलने लगा। घंटा भर बाद जब मंगलसेन तैयार होकर आंगन में आया, तो मांझी का दिल बैठ गया ये सूरत लेकर समधियों के घर जाएगा। मंगलसेन के सिर पर खाकी पगड़ी, नीचे मैली कमीज के ऊपर खाकी फौजी कोट, जिसके धागे निकल रहे थे, और नीचे धारीदार पाजामा और मोटे मोटे काले बूट। माँ को रुलाई आ गई। पर यह अवसर रोने का नहीं था। अपनी रुलाई को दबाती हुई वह आगे बढ़ाई। मनोरमा, जा भाई की अलमारी में से एक धुला पाजामा निकाल ला। फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, सुनते हो जी, अपनी एक पगड़ी इधर भेज देना, मंगलसेन के पास ढंग से पगड़ी नहीं। मंगलसेन का कायाकल्प होने लगा। मनोरमा पाजामा ले आई। संतू बूट पालिश करने लगा। आंगन के एन बीचों बीच एक कुर्सी पर मंगलसेन को बिठा दिया गया और परिवार के लोग उसके आसपास भाग दौड़ करने लगे। कहीं से मनोरमा की 2 सहेलियां भी आ पहुंची थीं। मंगलसेन पहले से भी छोटा लग रहा था। नंगा सिर, दोनों हाथ घुटनों के बीच जोड़े वह आगे की ओर झुककर बैठा था। बार बार उसे रोमांच हो रहा था। मंगलसेन का स्वप्न सचमुच साकार हो उठा। समधियों के घर में उसकी वह आवभगत हुई कि देखते बनता था। मंगलसेन आराम कुर्सी पर बैठा था और पीछे एक आदमी खड़ा पंखा झल रहा था। समधी आगे पीछे हाथ बांधे घूम रहे थे। एक आदमी ने सचमुच झुककर बड़े आग्रह से कहा, और दूध लाऊं, चाचा जी? थोड़ा सा और, आओ। और जवाब में मंगलसेन ने कहा, हाँ, आधा गिलास ले। समधियों के घर की ऐसी सज धज की मंगलसेन दंग रह गया और उसका सिर हवा में तैरने लगा। आवाज ऊंची करके बोला, लड़की कुछ पढ़ी लिखी भी है या नहीं? हमारा बेटा तो M.A. पास है जी, आपकी दया से लड़की ने इसी साल B.A. पास किया है। घर का काम धंधा भी कुछ जानती है या सारा वक्त किताबें ही पढ़ती रहती है? जी, थोड़ा बहुत जानती है। थोड़ा बहुत क्यों, आखिर सगाई डलवाने का वक्त आया। समधी बादामों से भरे कितने ही थाल लाकर बाबूजी और मंगलसेन के सामने रखने लगे। बाबूजी ने हाथ बांध दिए, मैं तो केवल 1 रुपया और 4 आने लूंगा। मेरा इन चीजों में विश्वास नहीं है। हमें अब पुरानी रस्मों को बदलना चाहिए। आप सलामत रहें, आपका 1.25 रुपया भी मेरे लिए 1.25 लाख के बराबर है। आपको किस चीज की कमी है, लाला जी? पर हमारा दिल रखने के लिए ही कुछ स्वीकार कर लीजिए। बाबूजी मुस्कराए, नहीं महाराज, आप मुझे मजबूर न करें। यह उसूल की बात है। मैं तो 1.25 रुपया ही लेकर जाऊंगा। आपका सितारा बुलंद रहे। आपकी बेटी हमारे घर आएगी, तो साक्षात लक्ष्मी विराजेगी। मंगलसेन के लिए चुप रहना असंभव हो रहा था। हुमक कर बोला, एक बार कह जो दिया जी कि हम 1.25 रुपया ही लेंगे। आप बार बार तंग क्यों करते हैं? बेटी के पिता हंस दिए और पास खड़े अपने किसी संबंधी के कान में बोले, लड़के के चाचा हैं, दूर के घर में टिके हुए हैं। लालाजी ने आसरा दे रखा है। आखिर समधी अंदर से एक थाल ले आए, जिस पर लाल रंग का रेशमी रूमाल बिछा था और बाबूजी के सामने रख दिया। बाबूजी ने रूमाल उठाया, तो नीचे चांदी के थाल में चांदी की 3 चमचम करती कटोरियां रखी थीं। एक में केसर, दूसरी में रांगला धागा, तीसरी में एक चमकता चांदी का रुपया और चमकती चवन्नी। इसके अलावा 3 कटोरियों में 3 छोटे छोटे चांदी के चम्मच रखे थे। आपने आखिर अपनी ही बात की, बाबूजी ने हंसकर कहा, मैं तो केवल 1.25 रुपया लेने आया था। मगर थाल स्वीकार कर लिया और मन ही मन कटोरियों, थाल और चम्मचों का मूल्य आंकने लगे। मनोरमा और उसकी सहेलियां छज्जे पर खड़ी थीं जब दोनों भाई सड़क पर आते दिखाई दिए। मंगलसेन के कंधे पर थाल था, लाल रंग के रूमाल से ढका हुआ, और आगे आगे बाबूजी चले आ रहे थे। वीरजी अब भी अपने कमरे में थे और पलंग पर लेटे किसी नावेल के पन्नों में अपने मन को लगाने का विफल प्रयास कर रहे थे। उनका माथा थका हुआ था, मगर हृदय धूमिल भावनाओं से उद्वेलित होने लगा था। क्या प्रभा मेरे लिए भी कोई संदेश भेजेगी? 1.25 रुपये में सगाई डलवाने के बारे में वह क्या सोचती होगी? मन ही मन तो जरूर मेरे आदर्शों को सराहती होगी। मैंने एक गरीब आदमी को अपनी सगाई डलवाने के लिए भेजा। इससे अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे आदर्शों का क्या हो सकता है? लाख लाख बधाइयां, भौजाई जी। घर में कदम रखते ही मंगलसेन ने आवाज लगाई। मनोरमा और उसकी सहेलियां भागती हुई जंगले पर आ गईं।
बाबूजी गंभीर मुद्रा बनाए आंगन में आए और छड़ी कोने में रखकर अपने कमरे में चले गए। मनोरमा भागती हुई नीचे गई और झपट कर थाल चाचा मंगलसेन के हाथ से छीन लिया। कैसी पगली है, 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकती? वाह जी, वाह, मनोरमा ने हंसकर कहा। बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो बाबूजी ही बन बैठे हैं। लाइए, मुझे दीजिए, आपका काम पूरा हो गया। मांझी की दोनों बहनें जो इस बीच आ गई थीं, मांझी से गले मिल मिलकर बधाई देने लगीं। आवाज सुनकर वीरजी भी जंगले पर आ खड़े हुए और नीचे आंगन का दृश्य देखने लगे। थाल पर रखे लाल रुमाल को देखते ही उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। सहसा ही वह ससुराल की चीजों से गहरा लगाव महसूस करने लगे। इस रुमाल को जरूर प्रभा ने अपने हाथ से छुआ होगा। उनका जी चाहा कि रुमाल को हाथ में लेकर चूम लें। इस भेंट को देखकर उनका मन प्रभा से मिलने के लिए बेताब होने लगा। मांझी ने थाल पर से रुमाल उठाया। चमकती कटोरियां, चमकता थाल, बीच में रखे चम्मच। वीरजी को महसूस हुआ जैसे प्रभा ने अपने गोरे गोरे हाथों से इन चीजों को करीने से सजा कर रखा होगा। पानी पिलाओ संतू, चाचा मंगलसेन ने आंगन में कुर्सी पर बैठते हुए टांग के ऊपर टांग रखकर संतू को आवाज लगाई। इतने में मांझी को याद आई, 3 कटोरियां और 2 चम्मच। यह क्या हिसाब हुआ? क्या 3 चम्मच नहीं दिए समधियों ने? फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, अजी सुनते हो? तुम भी कैसे हो? आज के दिन भी कोई अंदर जा बैठता है। क्या है? बाबूजी ने अंदर से ही पूछा। कुछ बताओ तो सही, समधियों ने क्या कुछ दिया है? बस, थाली में जो कुछ है वही दिया है, तेरे बेटे ने मना जो कर दिया था। क्या 3 कटोरियां थीं और 2 चम्मच थे? नहीं तो, चम्मच भी 3 थे। चम्मच तो यहाँ सिर्फ 2 रखे हैं। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, जरूर 3 होंगे। मंगलसेन से पूछो, वही थाल उठाकर लाया था। मंगलसेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? मंगलसेन संतू को सगाई का ब्यौरा दे रहा था। समधी हमारे सामने हाथ बांधे यूं खड़े थे जैसे नौकर हों। लड़की बड़ी सुशील है, बड़ी सलीके वाली, B.A. पास है, सीना पिरोना भी जानती है। मंगलसेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? कौन सा चम्मच? वही थाल में होगा। मंगलसेन ने लापरवाही से जवाब दिया। थाल में तो नहीं है। था तो उन्होंने 2 ही चम्मच दिए होंगे। बाबूजी ने थाल लिया, हमें बेवकूफ बना रहे हो। मंगलसेन जी, तुम्हारे भाई कह रहे हैं 3 चम्मच थे। इतने में बाबूजी की गरज सुनाई दी, इसीलिए मेरे साथ गए थे कि चम्मच गंवा आओगे। कुछ नहीं तो 5-5 रुपये का एक एक चम्मच होगा। मंगलसेन ने उसी लापरवाही से कुर्सी पर से उठकर कहा, मैं अभी जाकर पूछ आता हूँ। इसमें क्या है? हो सकता है उन्होंने 2 ही चम्मच रखे हों। वहां कहाँ जाओगे? बताओ चम्मच कहाँ है? सारा वक्त तो थाल पर रुमाल रखा रहा। थे बाबूजी, थाल तो आपने लिया था, आपने चम्मच गिने नहीं, मेरे साथ चालाकी करता है। बदजात, बता तीसरा चम्मच कहाँ है? मांझी चम्मच खो जाने पर विचलित हो उठी थी। बहनों की ओर घूमकर बोली, गिनी चुनी तो समधियों ने चीजें दी हैं, उनमें से भी अगर कुछ खो जाए तो बुरा तो आखिर लगता ही है। कैसा ढीठ आदमी है, सुन रहा है और कुछ बोलता नहीं। बाबूजी ने गरज कर कहा। चम्मच खो जाने पर अचानक वीरजी को बेहद गुस्सा आ गया। प्रभा ने चम्मच भेजा और वह उन तक पहुंचा ही नहीं। प्रभा के प्रेम की पहली निशानी ही खो गई। वीरजी सहसा आवेश में आ गए। वीरजी ने आव देखा न ताव, मंगलसेन के पास जाकर उसे दोनों कंधों से पकड़कर झिंझोर दिया। आपको इसीलिए भेजा था कि आप चीजें गंवा आएं। सभी चुप हो गए। सख्ता सा छा गया। वीरजी खिन से महसूस करने लगे कि मुझसे ये क्या भूल हो गई और झेपकर वापस जाने लगे। तुम बीच में मत पड़ो बेटा। अगर चम्मच खो गया है तो तुम्हारी बला से। सबका धर्म अपने अपने साथ है। एक चम्मच से कोई अमीर नहीं बन जाएगा। जेब तो देखो इसकी। बाबूजी ने गरज कर कहा। मौसियां झेप गईं और पीछे हट गईं। पर मनोरमा से न रहा गया। झट आगे बढ़कर वह जेब देखने लगी। रसोईघर की दहलीज पर संतू हाथ में पानी का गिलास उठाए रुक गया और मंगलसेन की ओर देखने लगा। चाचा मंगलसेन खड़ा कभी एक का मुंह देख रहा था, कभी दूसरे का। वह कुछ कहना चाहता था, मगर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। एक जेब में से मैला सा रुमाल निकला, फिर बीड़ियों की गड्डी, माचिस, छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा। इस जेब में तो नहीं है, मनोरमा बोली और दूसरी जेब देखने लगी। मनोरमा एक एक चीज निकालती और अपनी सहेलियों को दिखा दिखाकर हंसती। दाईं जेब में कुछ खनकाह। मनोरमा चिल्ला उठी, कुछ खनकाह है, इसी जेब में है, चोर पकड़ा गया। तुमने सुना, मालती? जेब में टूटा हुआ चाकू रखा था, जो चाबियों के गुच्छे से लगकर खनकाह था। छोड़ दो मनोरमा, जाने दो, सबका धर्म अपने अपने साथ है। आपसे चम्मच अच्छा नहीं है, मंगलसेन जी, लेकिन ये सगाई की चीज थी। मंगलसेन की सांस फूलने लगी और टांगें कांपने लगी, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था।
दोनों कान खोलकर सुन ले, मंगलसेन। बाबूजी ने गरज कर कहा, मैं तेरे से 5 रुपये चम्मच के ले लूंगा, इसमें मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। मंगलसेन खड़े खड़े गिर पड़ा। बधाई, बहन जी। नीचे आंगन में से 3-4 स्त्रियों की आवाज एक साथ आ गई। मंगलसेन गिरा भी अजीब ढंग से। धम्म से जमीन पर जो पड़ा तो उख हो गया, और पगड़ी उतरकर गले में आ गई। मनोरमा अपनी हंसी रोके न रोक सकी। देखो जी, कुछ तो ख्याल करो। गली मोहल्ला सुनता होगा, इतनी रुखाई से भी कोई बोलता है। मांझी ने कहा, फिर घबराकर संतू से कहने लगी, इधर आओ संतू, और इन्हें छज्जे पर लिटाओ। वीरजी फिर खिंसा अनुभव करते हुए अपने कमरे में चले गए। मैंने जल्दबाजी की, मुझे बीच में नहीं पढ़ना चाहिए था। इन्होंने चम्मच कहाँ चुराया होगा, जरूर कहीं गिर गया होगा। बाबूजी नीचे अपने कमरे में चले गए। शीघ्र ही घर में ढोलक बजने की आवाज आने लगी। मनोरमा और उसकी सहेलियां आंगन में कालीन बिछवाकर बैठ गईं। ढोलक की आवाज सुनकर पड़ोसिने घर में बधाई देने आने लगीं। उसी वक्त गली वाले दरवाजे के पास एक लड़का आ खड़ा हुआ। संकोचवश वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अंदर जाए या वहीं खड़ा रहे। मनोरमा ने देखते ही पहचान लिया कि प्रभा का भाई, वीरजी का साला है। भागी हुई उसके पास जा पहुंची और शरारत से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। आओ बेटा जी, अंदर आओ, तुम यहाँ पड़ोस में रहते हो ना? नहीं, मैं प्रभा का भाई हूँ। मिठाई खाओगे? मनोरमा ने फिर शरारत से कहा और हंसने लगी। लड़का सकुचा गया। नहीं, मैं तो ये देने आया हूँ, उसने कहा और जैकेट की जेब में से एक चमकता सफेद चम्मच निकाला और मनोरमा के हाथ में देकर उन्हीं कदमों वापस लौट गया। हाय, चम्मच मिल गया। मांझी चम्मच मिल गया। पर मांझी संबंधियों से घिरी खड़ी थी। मनोरमा रुक गई और मां से नजरें मिलाने की कोशिश करते हुए हाथ ऊंचा करके चम्मच हिलाने लगी। चम्मच को कभी नाक पर रखती, कभी हवा में हिलाती, कभी ऊंचा फेंककर हाथ में पकड़ती, मगर मांझी कुछ समझ ही नहीं रही थी। छज्जे पर संतू ने मंगलसेन को खाट पर लिटाया और मुंह पर पानी का छींटा देते हुए बोला, तुम शर्त जीत गए। बस तनख्वाह मिलने पर 2 रुपये नकद तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा। Blood relation. Author introduction. Bhishma Sahni's name is held in high esteem in the realm of Hindi literature. He was born on August 8, 1915, in Rawalpindi. His father's name was Harvanshlal. He worked as a translator at the Foreign Languages Publishing House in Moscow from 1957 to 1963. He also served as a senior lecturer in English at Delhi College. His perspective was nationalistic and socially conscious. In his stories, he presented a natural and powerful portrayal of the frustrations, despair, suffocation, and inconsistencies of lower middle class families. His social vision was sound and clear. He passed away on July 11, 2003. His famous stories include Mata Vimata, Beaver, Sarkar Sadaka, Professor, Apne Apne Bacche, Khoon Ka Rishta, and Chief Ki Dawat. Tamers is his much acclaimed novel. Story introduction. In this story, Bhishma Sahni presents a vivid depiction of events such as the engagement ceremony, the importance of relatives, Virji's insistence on the engagement being finalized for just 1.25 rupees, Mangalsen's pride in his social standing, Mangalsen being finally taken to the engagement ceremony, their hospitality, the loss of a spoon, Virji's anger, the mistreatment of Mangalsen, and Prabha's brother returning the spoon. This story is highly relevant in the current context and also stands up to scrutiny in terms of its narrative elements. This story has been selected to emphasize the importance of simple marriages and the significance of blood relations and family ties in today's dazzling world. Uncle Mangalsen, sitting on the edge of the court, was holding a chilam, a traditional pipe, in his hand and dreaming. He saw himself sitting at the in-laws' house, and Virji's engagement was taking place. His turban was sprinkled with saffron, and he held a glass of milk in his hand, which he was sipping slowly. While drinking milk, sometimes an almond kernel would go into his mouth, sometimes a pistachio. His father was introducing him to the in-laws standing nearby. This is my younger cousin, Mangalsen. The in-laws were circling around Mangalsen. One of them bent down and asked very politely, shall I bring more milk, uncle? A little more. Okay. Bring half a glass, Mangalsen said, and began to pick out the sugar from the bottom of the glass with his index finger and lick it. Mangalsen savored the taste and shook his head. Even the bitterness of tobacco in his mouth was replaced by sweetness, but the dream was broken.
A slight shiver ran through Mangalsan's entire body, and his heart yearned to go to the engagement ceremony. This wasn't a dream, today was truly the day of his nephew's engagement. Soon, relatives would start arriving, the band would play. Then his father would lead the way, followed by Mangalsan and other relatives, all walking down the street to the in-laws' house. It became impossible for Mangalsan to sit on the cot. He felt like he had only a tiny amount of blood in his body, but it was surging so much that he couldn't sit still. Just then, Santu arrived in the room and, sitting on the cot, took the pipe from Mangalsan's hand and said, "They won't take you to the engagement, uncle." A tremor ran through Uncle Mangalsan's body from head to toe. But thinking that Santu was joking, he said, "You shouldn't joke with elders, I've told you many times. If they don't take me, will they take you? They won't take anyone. Virji says only father will go to finalize the engagement, no one else will go." Has Virji arrived? Another tremor ran through Uncle Mangalsan's body, and his heart began to pound. Santu was the old family servant, maybe he was right. "Go upstairs, everyone's eating." Santu took 2 puffs from his pipe, then placed it on the shelf and started to leave. Reaching the door, he turned around again and said with a laugh, "They won't take you, uncle, want to bet? 2 rupees on it. Stop your babbling, go mind your own business." Upstairs in the kitchen, an argument was indeed going on. Santu hadn't been wrong. In the kitchen, on one side, leaning against the wall, father was sitting and eating. Right in the middle of the kitchen, Virji and Manorama, brother and sister, were eating together from the same plate. Mother was sitting in front of the stove, making parathas. Mother was trying to reason with her son. "These are the moments of joy, son. Nobody is hungry for money. If your father goes alone to finalize the engagement, the in-laws will consider it an insult. I've already said, mother, my engagement will be for 1.25 rupees, and only father will go to finalize it. If that's not acceptable, then from now on, that's enough, don't say anything more." Mother quickly interrupted him. Then, annoyed, she said, "Do whatever you want. Nowadays, who listens to anyone? Such a small family, and even in this, nothing ever gets done properly. I knew all along you would do as you please. Why would he do as he pleases? I'll pull his ear and make him agree," father said affectionately, looking at his son. But Virji became irritated. "Didn't you yourself say that one shouldn't waste money on weddings? Now that it's time for your son's engagement, you've thrown your principles out the window. Just go alone and finalize the engagement with 1.25 rupees. Wow, why shouldn't I go? Nowadays, sisters also go," Manorama said, shaking her head. "Virji, you stay quiet in this matter. Listen, son, neither your way nor mine," Babuji said, "we'll only take 5 or 7 relatives. If you want, there won't even be any music. We won't ask them for anything. Whatever the in-laws deem appropriate, they can give, we won't say a word." At this, Virji was about to retort angrily when the sound of Mangalsan's footsteps was heard on the stairs. "Okay, don't talk to Mangalsan right now. Eat your food, then we can talk later," mother said. Mangalsan, 50 years old, had all his joints loosened with age. When he walked, he swayed and lurched, and when he climbed the stairs, he dragged his feet, repeatedly tapping his cane. Whenever he was walking down the street, the cyclist shopkeeper at the corner would always joke with Mangalsan, "Come on, Mangalsanji, let me tighten your screws," and in response, Mangalsan would always show him his cane and say, "You shouldn't joke with your elders. Look at your own status." Mangalsan was very proud of his status. He had been in the army at one time, which is why he still wore a khaki turban on his head. Khaki is the government color. From the village accountant to the high-ranking inspectors, everyone wears a khaki turban. With his high caste background and living in the house of his wealthy and influential brother in the city, what else could he do but be arrogant? Reaching the threshold, Mangalsan peered inside. His salt and pepper mustache was turning yellow from constantly smoking cheap tobacco. Under his thick eyebrows, his right eye was slightly more open and his left eye slightly more narrowed. 3 of his front teeth were missing. "Sister-in-law, are you making rotis? With servants around. Come, Mangalsanji, come, look who's sitting here." "Namaste, uncle," Virji said, remaining seated. "Get up and touch your uncle's feet, son, don't you have any sense?" Babuji scolded his son. Virji stood up and bowed, touching his uncle's feet. The uncle felt embarrassed.
Santu, who was sitting in the corner scrubbing utensils near the tap, started laughing, hiding his face behind his shoulder. May you live long, Mangalsan said and patted Virji's head with such seriousness that Virji's hair became disheveled. Manorama burst into laughter. Virji himself has come on the engagement day. Wow. Sit down, Mangalsan, don't talk so much, Babuji said. You sit in my place, uncle, I'll get another mat, Virji said. Mangalsan's legs won't break if he stands for 2 minutes, Babuji said, he can get a mat himself. Go, Mangalsan, stretch your legs and get a mat for yourself. Mother pressed her lips together and glared at Babuji. You shouldn't speak so rudely to Mangalsan in front of the servants. After all, he's family, you should show some respect. Mangalsan went to get a mat from the veranda. As he reached the door and was passing behind the servant's back, Santu laughed and said, It's not there, uncle, I'll get it, wait. Only one utensil is left, I'll wash it and get up, he said. Santu sat there unconcerned, his head bowed between his shoulders, scrubbing the utensil. Manorama, resting her chin on her knees and rubbing her toes with both hands, began to tell a story. How short shopkeepers' legs are, brother, have you ever noticed? She glanced at her brother and laughed. They look fine as long as they're sitting on their cushions, but when they stand up, they suddenly become so short, such tiny legs. Today I went to a shop to buy a suitcase. Get up, Santu, bring the mat. Joking all the time isn't good. Uncle Mangalsan urged Santu. What are you doing standing there, Mangalsan? Come on, come here. Get up, Santu, bring the mat, don't you hear me? If you tell him anything, he just ignores it, said his mother. Santu received a slap on his back. He got up immediately and brought the mat. His mother picked up one of the 2 plates kept near the stove against the wall and placed it in front of Mangalsan. Wiping his hands with a dirty handkerchief, Mangalsan sat down on the mat. There were 3 different vegetable dishes in the plate today, and the chapatis were piping hot. Suddenly, Babuji asked Mangalsan, Did you go to Ramdas's today? Did he pay the rent or not? Mangalsan was in a cheerful mood. He chirped, Babuji, that opium addict is sometimes at home, sometimes not. He wasn't home today. I'll slap you across the face. Do you think I'm a child? A sudden silence fell over the kitchen. His mother pursed her lips. Mangalsan's cheerfulness turned into a shiver. His right cheek seemed to tremble, as if it had actually been slapped. Is that so? 6 months' rent is overdue, what do you keep doing? Even Santu, sitting on the street corner, stopped scrubbing the utensils. The brother and sister looked down at the floor. Oh, poor thing, Manorama thought to herself and looked at her toes. Virji's blood boiled. Uncle is poor, that's why he's treated so badly. Shall I give you another paratha, Mangalsanji? The mother asked. Mangalsan's mouthful of food was still stuck in his throat. Covering the plate with both hands, he stammered, No, sister-in-law, that's enough. If this is the situation while you are living here, what will happen when I go away? I want you to learn something and take care of all the rent matters. But you've been here for 6 months, and you haven't learned anything. Hearing this sentence, a little warmth surged through Mangalsan's veins. I'll bring the rent today, Babuji. Where will he go if he doesn't give it? My name is Mangalsan. If I ever have to go away, you'll have to manage everything. Servants never earn and feed anyone. If you have to handle land and property matters, you can't be lazy. Be a little more courageous. A shiver ran down Mangalsan's spine. Such joy welled up in his heart that he wanted to take off his turban and place it at Babuji's feet. He exclaimed excitedly, Don't worry, sir, if even a bird flutters here while I'm around, then you can say so. What's there to be afraid of? I've seen war, Babuji. In the Battle of Basra, Captain Ruskan was our commander. He said, Look, Mangalsan, our bottle of liquor is in the lorry, and we need it. Machine guns were firing all around. I said, Here you go, sir. And I went and retrieved the bottle all by myself. What's the big deal? Mangalsan started chattering again. Manorama smiled and, glancing sideways at her brother, said softly, Uncle's tail is wagging again. Mangalsan had finished eating. Getting up, he said with a laugh, So, we'll go at 4 o'clock for the engagement ceremony, right? You go, mind your own business. If we need you, we'll call you, Babuji said. Uncle Mangalsan's heart sank. Santu was probably right, they wouldn't take him. He felt like crying, but then he quietly got up, went outside, put on his shoes,
picked up his cane, and started walking towards the stairs with a swagger. Virji's face flushed with anger and shame. Manorama was afraid that things would get worse, that Virji might get into an argument with Babuji. Mother was also upset. She said softly, "Look, please consider Mangalsan's dignity and respect in front of the servants. After all, he's family. You should show him some consideration. He works for you all day." "What did I say to him?" Babuji asked, surprised. "You shouldn't speak so rudely. What will he think? You shouldn't humiliate anyone like this. What nonsense are you talking? What did I say to him?" Father spoke, then suddenly glared at Virji and said, "Now you speak, son, what do you say? Will you let us do anything properly or not?" "I've already said, father, you go alone and get the engagement done with ₹1.25." Silence fell in the kitchen. There seemed to be no solution to this problem. Virji was unyielding. Suddenly, father took off his turban and, bowing his head, said, "Have some respect for these white hairs. Why are you humiliating us?" Virji was angry. "Uncle Mangalsan is poor, that's why he's being treated so badly." This bothered him. But when father took off his turban and appealed to his white hair, he was taken aback. Yet, he mustered the courage to say, "If you don't want to go alone, take uncle with you. Just 2 people should go." "Which uncle?" Mother asked. "Uncle Mangalsan." Santu, sitting in the corner, also looked up in surprise. Mother quickly said, "Oh dear, son, speak auspiciously. Leave our wealthy relatives and take this wretched man with us. The whole city will condemn us." "Mother, just now you were saying it's a blood relation. Where did that blood relation go? Just because uncle is poor. When did I say he shouldn't go? He should go too, but other relatives should also go. Leave our rich and respected relatives and take this impostor with us, would that look good? Then father should go alone." Virji became frustrated. "I've said what I had to say. Now do whatever you want, I have nothing to do with it." And he got up and left the kitchen. His son's sudden departure brought silence to the kitchen. Both the mother and father were disheartened. Such an auspicious day, their son had come home, and now there was this argument. The mother's heart was breaking. Meanwhile, father's anger was increasing. He felt like saying, "Go ahead then, I won't go either. Send whoever you want." But this wasn't the time to prolong the argument. His mother was the first to give in. "What's wrong with what he's saying? Nowadays, boys squander thousands of rupees of their parents' money. His ideas are so noble. He wants to get engaged for just ₹1.25. You take Mangalsan with you. It's better than going alone." His father grumbled and complained a lot, but finally fell silent. What parent can argue with their children? And he quietly got up and went to his room. "Go, Santu, tell Mangalsan to get ready," his mother said. Manorama chirped happily and ran off to tell Virji that their father had agreed. When Mangalsan learned that he alone would be going with his father, he jumped around and paced in his room for a long time. His blood was racing with excitement. He wanted to make Santu pay him the ₹2 of their bet right then and there. Why not? After all, who is a closer relative than me? If they don't take me, who will they take? I and my father are the only important people in this house, who else is there? The more he thought about it, the more convinced he became of his own importance. Finally, he opened the trunk in the corner and started changing his clothes. An hour later, when Mangalsan came out into the courtyard, his mother's heart sank. Was he going to go to his in-laws' house looking like this? Mangalsan was wearing a khaki turban on his head, a dirty shirt under a khaki military coat with loose threads, and striped pajamas and thick black boots. His mother felt like crying. But this wasn't the time to cry. Suppressing her tears, she stepped forward. "Manorama, go and get a clean pair of pajamas from your brother's cupboard." Then, turning towards her father's room, she said, "Are you listening? Send one of your turbans over here. Mangalsan doesn't have a proper turban." Mangalsan's transformation began. Manorama brought the pajamas. Santu started polishing his boots. Mangalsan was seated on a chair right in the middle of the courtyard, and the family members bustled around him. 2 of Manorama's friends had also arrived. Mangalsan looked even smaller than before. Bareheaded, with his hands clasped between his knees, he sat hunched forward. He was feeling a thrill repeatedly. Mangalsan's dream had truly come true. He received such a grand welcome at his in-laws' house that it was a sight to behold. Mangalsan was sitting in an armchair, and a man was standing behind him fanning him.
His in-laws were pacing back and forth with their hands clasped. One man actually bowed and said very respectfully, "Shall I bring more milk, uncle?" "A little more." And in reply, Mangalson said, "Yes, bring half a glass." The house of his in-laws was so lavishly decorated that Mangalson was astonished, and his head began to swim. He spoke in a loud voice, "Is the girl educated at all?" "Our son is an MA graduate." "Yes, by your grace, the girl passed her BA this year." "Does she know anything about household chores, or does she just read books all the time?" "Yes, she knows a little." "Why only a little?" Finally, the time came for the engagement ceremony. His in-laws brought several trays full of almonds and placed them before his father and Mangalson. Babuji folded his hands and said, "I will only take 1 rupee and 4 annas. I don't believe in these things. We should change these old customs now. May you be well, your 1 1/4 rupees are worth 125,000 rupees to me. What do you lack, Lalaji? But please accept something just to please us." Babuji smiled, "No Maharaj, don't force me. It's a matter of principle. I will only take 1 1/4 rupees. May your star shine brightly. When your daughter comes to our house, it will be as if Goddess Lakshmi herself has arrived." It was becoming impossible for Mangalson to remain silent. He blurted out, "I've already said that we will only take 1 1/4 rupees. Why do you keep bothering us?" The girl's father laughed and whispered in the ear of a relative standing nearby, "He's the boy's uncle, a distant relative. He's staying at their house. Lala ji has given him shelter." Finally, the father-in-law brought a tray from inside, covered with a red silk handkerchief, and placed it in front of Babuji. When Babuji lifted the handkerchief, he saw 3 gleaming silver bowls on a silver tray. One contained saffron, another a red thread, and the third a shining silver rupee and a shining 4 anna coin. Besides this, there were 3 small silver spoons in the 3 bowls. "You finally had your way," Babuji said with a laugh. "I only came to take 1 1/4 rupees." But he accepted the tray and mentally began to calculate the value of the bowls, tray, and spoons. Manorama and her friends were standing on the balcony when the 2 brothers were seen coming down the street. Mangalson had the tray on his shoulder, covered with the red handkerchief, and Babuji was walking ahead. Virji was still in his room, lying on his bed, making a futile attempt to distract himself with the pages of a novel. His forehead was weary, but his heart was stirred by a whirlwind of conflicting emotions. Would Prabha send a message for him too? What would she think about the engagement being arranged for just 1.25 rupees? She must surely admire his ideals in her heart of hearts. He had sent a poor man to arrange his engagement. What more tangible proof of his ideals could there be? "Congratulations, sister-in-law," Mangalson called out as soon as he entered the house. Manorama and her friends rushed to the balcony. Babuji, maintaining a serious expression, came into the courtyard, placed his stick in the corner, and went to his room. Manorama ran downstairs and snatched the tray from Uncle Mangalson's hands. "What a silly girl. Can't wait even 2 minutes. Wow, wow," Manorama said, laughing, "just because you've worn Babuji's turban, you think you've become Babuji himself. Give it to me. Your job is done." Mother's 2 sisters, who had arrived in the meantime, began congratulating Mother with hugs. Hearing the commotion, Virji also came to the balcony and watched the scene in the courtyard below. Seeing the red handkerchief on the tray, his heart swelled with emotion. Suddenly, he felt a deep attachment to the things from his in-law's house. Prabha must have touched this handkerchief with her own hands. He longed to take the handkerchief in his hands and kiss it. Seeing this gift, his heart ached to meet Prabha. Mother lifted the handkerchief from the tray. The gleaming bowls, the shining tray, the spoons placed in the middle. Virji felt as if Prabha had carefully arranged these things with her fair hands. "Bring some water, Santu," Uncle Mangalson called out to Santu, sitting on a chair in the courtyard, crossing his legs. Just then, Mother remembered, 3 bowls and 2 spoons. What kind of arrangement is this? Didn't the in-laws give 3 spoons? Then, turning towards father's room, she said, "Hey, are you listening? How are you doing? Even today, someone has to go and sit inside." "What is it?" Babuji asked from inside. "Tell me something. What did the in-laws give?" "Just what was on the plate, that's all they gave. Your son refused anything else." "Were there 3 bowls and 2 spoons?" "No. There were 3 spoons too." "There are only 2 spoons here." "No. No. Look carefully. There must be 3. Ask Mangalson. He's the one who brought the plate."
Mangalsanji, where is the third spoon? Mangalsan was giving Santu the details of the engagement. The father-in-law was standing in front of us with his hands folded, like a servant. The girl is very well behaved, very refined, a BA graduate, and she knows how to sew and embroider. Mangalsanji, where is the third spoon? Which spoon? It must be on the plate. Mangalsan answered carelessly. It's not on the plate. Then, they must have given only 2 spoons. Babuji took the plate. You are making a fool of us, Mangalsanji, your brother says there were 3 spoons. At that moment, Babuji's roar was heard. Is this why you went with me, so you could lose the spoons? Each spoon must be worth at least 5 rupees. Mangalsan, with the same carelessness, got up from the chair and said, I'll go and ask right now. What's the big deal? Maybe they only put 2 spoons. Where are you going? Tell me where the spoon is. The handkerchief was on the plate the whole time. Babuji, you took the plate, didn't you count the spoons? Are you trying to be clever with me? You scoundrel. Tell me, where is the third spoon? Mother was upset that the spoon was missing. Turning to her daughters, she said, the in-laws gave us so few things, and if something gets lost from among them, it naturally feels bad. What a stubborn man, he's listening and not saying anything. Father roared. Virji suddenly became extremely angry about the missing spoon. Prabha had sent the spoon, and it hadn't reached him. The first token of Prabha's love was lost. Virji suddenly lost his temper. Without thinking, Virji went to Mangalsan, grabbed him by both shoulders, and shook him. Did I send you there so you could lose things? Everyone fell silent. A stunned silence descended. Virji felt remorseful, wondering what mistake he had made, and started to walk back, feeling embarrassed. Don't interfere, son. If the spoon is lost, what's it to you? Everyone has their own responsibilities. No one will become rich because of a single spoon. Check his pockets. Father roared. The aunts felt embarrassed and stepped back. But Manorama couldn't restrain herself. She quickly stepped forward and started checking his pockets. Santu stopped at the kitchen doorway, holding a glass of water, and looked at Mangalsan. Uncle Mangalsan stood there, looking at one person's face, then another's. He wanted to say something, but not a single word came out. From one pocket came a dirty handkerchief, then a pack of cigarettes, a matchbox, a small piece of pencil. It's not in this pocket, Manorama said and started checking the other pocket. Manorama took out each item and showed it to her friends, laughing. Something jingled in the right pocket. Manorama shouted, something jingled. It's in this pocket. The thief has been caught. Did you hear that, Malti? A broken knife was in his pocket, clinking against the bunch of keys. Leave it, Manorama. Let it go, everyone has their own beliefs. This spoon isn't very good, Mangalsanji, but it was a gift from the engagement. Mangalsan's breath quickened and his legs trembled, but he couldn't utter a single word. Listen carefully, Mangalsan. Babuji roared, I'll take 5 rupees from you for the spoon, I won't show you any mercy. Mangalsan collapsed where he stood. Congratulations, sister. The voices of 3 or 4 women came from the courtyard below. Mangalsan fell in a strange way. When he hit the ground with a thud, he landed in a squatting position, and his turban came off and landed around his neck. Manorama couldn't help but laugh. Look, please be considerate. The whole neighborhood can hear you. Does anyone speak so rudely? Mother said, then, feeling flustered, she said to Santu, come here, Santu, and take him to the balcony and lay him down. Virji, feeling dejected again, went back to his room. I acted too hastily, I shouldn't have interfered. Where could he have stolen the spoon from? It must have simply fallen somewhere. Father went downstairs to his room. Soon, the sound of a drum began to fill the house. Manorama and her friends spread a carpet in the courtyard and sat down. Hearing the sound of the drum, the neighbors started coming to the house to offer their congratulations. Just then, a boy appeared near the street door. Hesitantly, he couldn't decide whether to go inside or stay where he was. Manorama recognized him immediately. It was Prabha's brother, Virji's brother-in-law. She ran to him and playfully stroked his head. Come in, dear, come inside. You live in the neighborhood, don't you? No, I'm Prabha's brother. Do you want some sweets? Manorama said playfully again and laughed. The boy became shy. No, I came to give this, he said, and took a shiny, white spoon from his jacket pocket and handed it to Manorama, then turned and left. Hey, the spoon is found. Mother, the spoon is found. But mother was surrounded by relatives.
Manorama stopped and, trying to catch her mother's eye, held up the spoon and waved it. She would sometimes put the spoon on her nose, sometimes wave it in the air, sometimes throw it up and catch it, but mother didn't understand anything. On the balcony, Santu laid Mangalsan down on the cot and, splashing water on his face, said, "You won the bet. As soon as I get my salary, I'll put 2 rupees cash in your hand." Dear students, if you found this lesson helpful, please share the video with your friends so they can learn too. Subscribe to our channel for simple, clear, and complete explanations of every lesson in an easy-to-understand way. Don't forget to like, comment, and share your feedback. Your support inspires us to create more quality educational videos. Keep learning and build your confidence every day. Hit the subscribe button and press the bell icon to get instant updates on our latest lessons.